Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy A Square Academy. Friends, आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे हम लोग वास्तविक संख्याएं। ये टॉपिक हमारा यूपी की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 10th क्लास की है उसी से लिया जा रहा है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन पूरी बुक का, यूपी की एनसीईआरटी जो बुक है मैथ का उसका सॉल्यूशन आज हम लोग शुरू करेंगे और ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा और जितने भी सेशंस जितने भी इसके लेसन्स रहेंगे वो सब आपको इसी ए स्क्वायर अकेडमी पर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आज के बाद जितने भी हमारे पास सॉल्यूशंस आने वाले हैं वो सब आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको जितना भी सॉल्यूशंस है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की जो शुरुआत है स्टार्ट करेंगे वो हम लोग वास्तविक संख्याओं से करेंगे। और क्या है वास्तविक संख्याएं, कहां से शुरू करनी है? वैसे तो मैं आपको सीधा सा बताऊं कि प्रश्नावली 1.1 में जो आपको दिया गया है वो सिंपल सा आपको यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका लगानी है और बाकी आपको एचसीएफ निकालना है। यही दो चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा पूरा लेसन, पूरा प्रश्नावली 1.1 जो है इसी पर डिपेंड करती है। तो हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। आप लोगों ने इसके बारे में पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसके बारे में जरा जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। एक्चुअली में इसको जानने से पहले आप लोग ये जानते होंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं, पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण संख्या और इस तरह की कई सारी संख्याएं होती है, 6-7 प्रकार की होती है। ये सब आपको नॉलेज पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसके लिए डोंट वरी, उसके लिए हम एक नया सेशन कवर कर लेंगे। ठीक है, वो मुद्दा नहीं है हमारा कि हमें अभी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अभी हमें ये जानना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कैसे लगती है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, बचपन में ले चलूं और समझाने की कोशिश करूं कि आप लोगों ने बचपन में एक मेथड सीखा था जिसको आप लोग विभाजन मेथड या डिवाइड करने का मेथड कहते थे, राइट? आप लोगों ने चार ही तो ऑपरेशंस पढ़े हैं, या तो प्लस करना, या तो माइनस करना, या तो मल्टीप्लाई करना और या तो डिवाइड करना। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग, यही तो सीखा है आप लोगों ने। तो यहां पर जो है मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं ऐसे समझाऊं कि अगर 25 को डिवाइड करना है 5 से, ऐसा आपसे बोला गया है कि 25 को विभाजन जो है वो 5 से करके दिखाओ, तो सिंपल सी बात है, आपको बचपन में बताया गया था कि भाई जो जिससे डिवाइड किया जाता है उसको यहां रख लेना और कुछ इस तरह का पैटर्न बनाकर रख लेना अपने पास, राइट? इस तरह का स्ट्रक्चर बनाकर रख लेना होता था। टीचर ने हमको यही सिखाया था, बचपन से हम लोग आज तक यही सीखते आ रहे हैं, आज भी यही सीखेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके सीखेंगे। ठीक है, देखो 5 से 25 को डिवाइड करना है तो आप सिंपल सा बोलते हो कि सर 5 5 जा 25। बहुत बढ़िया चीज, यहां पर आ गया 0, खत्म। कैसे 0 आ गया? जो यहाँ पर माइनस कर दिया करते थे, यहाँ लिखा तो प्लस का था बट माइनस करते ही साइन चेंज हो जाया करता था, जिसकी वजह से 25 और 25 कैंसिल होके कितना आ गया? 0 आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह से, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैंने कहा कि आप 27 को डिवाइड करो किससे? 5 से। तो आप कहोगे ठीक है सर, वही चीज़ करेंगे। 27, सबको याद होगा कि टीचर ने बताया था, बचपन में ही सिखाया गया था कि आपको 27 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इतना टेबल पढ़ो कि 27 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आप लोग क्या करते थे? 5 5 जा 25, इतना ही तो पढ़ोगे, 5 5 जा 25। इसके बाद में आप जब माइनस करके देखते थे तो आपको दिखता था कि यहाँ पे 2 बच गया। ये बात समझ में आती थी? ठीक है, माइनस करने से 2 बच गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी बचती हैं और वो क्या बचती हैं स्टूडेंट, जरा उसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने हमें यहाँ पर यह चीज़ सिखाई है कि यहाँ पर एक नंबर तो ये मिला, दूसरा नंबर ये मिला, तीसरा नंबर ये मिला और चौथा नंबर ये मिला। ये 4 नंबर आपको फोकस करने होते हैं। जैसे यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है, यहां पर भी वही चीज है जो यहां पर मिलने वाली है। नंबर्स बदल गए हैं, पैटर्न नहीं बदला है, डिवाइड करने का तरीका वही है। अच्छा, अब जरा मैं आपको ये चीज लिखकर दिखाता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमसे कहना क्या चाहती है। और यूक्लिड के अगर अनुसार पूछा जाए कि यूक्लिड ने क्या कहा, तो यूक्लिड ने ये कहा कि जो 25 है ना वो आपका 5 × 5 + 0 का इक्वल होगा। ये कैसे बना सर? बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ये कैसे बना सर। ठीक है, इसके लिए भी वैसे ही लिखते हैं। जो 27 होगा वो 5 × 5 + 2 का इक्वल होगा।
अब ये कैसे बना सर? बेटा दोनों चीजें यूक्लिड के अनुसार लिखी गई हैं, किसी दूसरे के अनुसार नहीं। ये यूक्लिड की ही प्रमेयिका बता रहा हूं, ठीक है, समझते चलना। जो यूक्लिड ने बताया कि भाई आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, तो ये कैसे लिखा है जरा इसके बारे में समझो। मैंने कहा कि स्टूडेंट्स आपके पास में यहाँ पे दो नंबर दिए गए थे, ए और बी। क्या दिया गया था? ए और बी दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि ए को डिवाइड करना है बी से। इसी तरह से यहां भी था, ए को डिवाइड करना था बी से। क्या यहां तक बात समझ में आती है? यहां तक बात समझ में आती है। तो अब बस इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि यूक्लिड ने हमसे बताया था, ठीक है। तो यहां पर देखो जरा, ये 25 मैंने क्या कहा था? ये 25 आपका क्या हो गया? ए हो गया। तो मैंने कहा ए हो गया, ओके। ये यहां पर 5 और 5 दो बार लिखा, कौन सा 5 क्या है ये बताते पहले। तो स्टूडेंट जो पहले आपका ये वाला जो 5 आता है, इसको पहले रख लिया करो हमेशा, मतलब बी वाला 5 पहले रखा करो। साथ ही साथ यहां पर एक क्यू आता है। अब कहोगे सर क्यू क्या होता है? क्यू क्या है जरा उसके बारे में भी बताएंगे। और एक होता है आर, ठीक है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने बताया था कि आपको b इंटू क्यू प्लस आर रखना है। तो बेटा ये क्या है? यही आपका क्या है? क्यू है। और ये क्या है? यही आपका आर है। अब थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अच्छा सर, 25 ए होता है, 5 बी होता है, ये वाला नंबर जो भी आएगा वो क्यू होता है, और यहां पर जो भी आएगा वो आर होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। बहुत से बच्चों के पास क्वेश्चन होगा कि सर इनको हिंदी में क्या कहते हैं? ए बी सी डी क्या याद करनी? क्या नहीं, ए बी सी डी नहीं याद करना है। मैं आपको अभी फिर से वही चीज बताऊंगा। अभी पहले यहां देखते हैं, ठीक है। पहले यहां समझो कि यहां है क्या। मैंने कहा था यहां सबसे पहले ए रख लेना। जो नंबर अंदर लिखा हुआ है वो ए है, ये बी है, ये क्या है? क्यू है, और ये है आर। ए बी क्यू आर आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने कहा था बी वाला आप पहले रखोगे। देखो बी है क्या हमारे पास? बी 5 हो गया। अच्छा, क्यू आता था, क्यू कितना है? 5 है, वो भी 5 है। प्लस आर कितना आ गया? यहां पर आर होता था ना, तो यहां पर आर कितना आ जाएगा? 2 आ गया। देखो है क्या? ये 2 जो था वो आर वाला ही तो था। तो इस तरह से मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया। यहां पर अब मैं आपको ये बताता हूं कि यहां पे जो भी चीजें ए बी क्यू आर दी है, इनको बोलते क्या है, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने हमसे कहा कि भाई साहब जो ए नंबर है आपका, जिसको आप 225 लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को क्या बोलना होता है, जरा इसके बारे में जान लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक होता है भाजक और एक होता है भाज्य। कौन सा भाजक है और कौन सा भाज्य है, जरा इसके बारे में समझना। देखो नाम से ही समझ में आता है, ठीक है। तो क्या समझ में आता है? भाजक। भाजक का मतलब होता है जो भाग करने वाला है। कौन भाग करने वाला है? 5 है। तो ये 5 जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। अगर मैं कहूं कि यहां पर, अच्छा ए से शुरू करते हैं पहले। ए जो हो गया और बी जो हो गया, क्यू जो हो गया और आर जो हो गया, स्टूडेंट समझते चलना। हाँ, मैंने कहा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहां पर आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि जो ए है वो क्या है, हमारा 25 है, और इसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य। इसी को क्या बोलते हैं? भाज्य बोला जाता है। दूसरा, हमारे पास भाजक जो आया था वो आया था 5, जिससे कि हम लोग भाग करते हैं, ये होता है भाजक। इसको हम लोग 5 को नंबर को बोलते हैं भाजक। अब आपको ये याद रखना है, जब भी भाज्य और भाजक बोला जाए तो भाज्य वो होता है जिसको अंदर रखा जाता है, भाजक वो होता है जो भाग देता है। कौन दे रहा है? 5 दे रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग बाहर रखेंगे। और ये जो होता है बी होता है, इसको बी से रिप्रेजेंट कराना होता है। जस्ट अ नंबर। ए और बी क्या है? एक संख्या है, ठीक है, बस एक मात्र संख्या है, ऐसा याद रखना है। क्यू क्या होता है? क्यू होता है आपका भागफल। ये जो आता है यहां पर, इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? भागफल। ये भी कितना आया आपका? 5 आया, तो यहां पर हो जाएगा भागफल हो जाएगा। फिर उसके बाद में आर जो आया उसको बोलते हैं शेषफल। तो जो कितना आया था? 0 आया था और 2 आया था। 0 आया था और 2 आया था। अच्छा, यहां पर मैं एक और नंबर लिखे जा रहा हूं, 27। यहाँ 27, यहाँ 25, ठीक है। तो आखिर यहां पे कुछ भी हो उसको भाजक ही बोलना है, भाज्य ही बोलना है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहां पे 0 आया, यहां पे 2 आया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोला जाता है स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चों को जाते समझ में आ गया। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? चला इंग्लिश के बारे में जान लो। बेटा ये होता है डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। ये होता है डिवाइजर। यहां होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर।
बातों को याद करते चलना। अच्छा, इंग्लिश में बताने की क्या जरूरत थी सर, इंग्लिश में क्यों परेशान हो रहे हो? बेटा इंग्लिश में परेशान इसलिए हुआ जा रहा है ताकि आपको ये क्यू में से रिप्रेजेंट क्यों किया और आर से रिप्रेजेंट क्यों किया ये समझ में आ जाए। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है QOUTIENT, कोशिएंट बोला जाता है, और इसको बोला जाता है रिमाइंडर, ये बोला जाता है। इसी वजह से R फॉर रिमाइंडर R से रिप्रेजेंट किया गया, Q फॉर कोशिएंट Q से रिप्रेजेंट किया गया। A और B को फिर D से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया गया? क्योंकि ये हमारे नंबर्स हैं और नंबर को हम लोग A और B मान सकते हैं, ठीक है, ये मानी हुई चीजें हैं। अभी क्वेश्चन करोगे तो वहां लिखोगे माना संख्या A ये होगी, माना संख्या B ये होगी, तो इसलिए उसको हम लोग नंबर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अगर आई है समझ में थम्स अप करके कमेंट में बताते रहो। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को हिट करो, साथ में शेयर करो, ठीक है। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अभी के अभी, ताकि आपको आने वाला सॉल्यूशन मिलता रहे ना दोस्तों। नहीं तो फिर ये किस काम का, अगर आज पढ़ा कल नहीं मिला सेशन तो क्या काम आएगा, ठीक है। चलो आगे चलें और समझाते हैं। अब इसका काम कहाँ आएगा, यूक्लिड ने हमसे क्या बोला, हम लोगों को क्या समझाया, ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब देखते जाना हमको करना क्या होता है। अच्छा सर, ये चीज बना के तो दिखा दी आपने, ये बात तो बता दी कि भाई यहाँ पर ये सब होता है, जैसे जैसे डिविजन हम लोगों ने बचपन में सीखा था, इतना तो पता ही नहीं था कि इसको भाज्य भाजक और शेषफल भागफल ये सब बोलते हैं। अच्छा, अब उसके बाद में ये सब काम कैसे करता है, जरा इसके बारे में ये जानना। स्टूडेंट्स अभी आपने देखा जो रिमाइंडर होता है वो या तो जीरो भी हो सकता है या कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो रिमाइंडर जो शेष फल होता है वो या तो जीरो हो सकता है या तो जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन जीरो से छोटा नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी। अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो यहाँ पे सर जरा ये बताइए कि आर जो रिमाइंडर है वो जीरो तो हो सकता है, ठीक है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं, कितना बड़ा होकर जा सकता है इस ये जरा बताइए। तो बेटा यहां पर जो भी आपका बी रहेगा, जो बी रहता है, कौन बी रहता है, बी रहता है भाजक, जिससे डिवाइड करते हो। 5 था, कभी भी जीरो जो जीरो से बड़ा नहीं जाएगा, हमेशा बी से छोटा रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा, जीरो भी रह सकता है। बात समझ में आई? आप देख रहे होंगे यहां लिखा क्या हुआ है, ग्रेटर देन एंड आर इक्वल टू, ये ग्रेटर देन का साइन बना, ये इक्वल टू का साइन बना। ग्रेटर देन का मतलब बड़ा हो सकता है, इक्वल मतलब बराबर भी हो सकता है, लेकिन क्या यहां पर इक्वल टू का साइन बना है? यहां पर एक साइन लगा, हाइफन लगा, माइनस लगा, कुछ भी आप जिसको जो भी इसको बोलना चाहो, क्या आपको ऐसा साइन दिख रहा है? यहां पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पर ये बी का इक्वल नहीं हो सकता, बी से छोटा हो सकता है। क्लियर हो गई बातें, ये बात समझ में आ गई। इसी के यही जो मेथड आपको याद करना है, ये वाला मेथड, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड्स डिविडेंड लेम्मा बोल लो या एल्गोरिदम बोल लो, यूक्लिड्स लेम्मा बोल सकते हो या यूक्लिड्स एल्गोरिदम बोल सकते हो, जो आपको पसंद है वो बोल सकते हो इंग्लिश में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे चलते हैं और समझाते हैं कि हमको क्या क्या करना है। स्टूडेंट्स यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। फ्रेंड्स तो एक्सरसाइज में आप लोगों को HCF निकालने को भी मिलेगा, वो HCF कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में हम एक्सरसाइज के अंदर ही बात करेंगे, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है, सिर्फ इसी का यूज करते हुए HCF निकाला जाता है। कैसे आएगा HCF उसकी बात करेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज में क्या क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। जितनी भी चीजें सिखाते चल रहा हूं दोस्तों, सब लोग नोट करते चलो। मैथ है, कोई मजाक नहीं है, क्योंकि मैथ में ना देखकर चीजें नहीं आती हैं, प्रैक्टिस करने से चीजें आती हैं। हालांकि इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, A Square Academy के नाम से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, तो आप हमारे साथ वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारे पास में यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम या फिर इसी को लेम्मा जो बोला जाता है, इसको कैसे यूज करना है HCF निकालते समय, ठीक है। जितनी चीजें बताई हैं दोस्तों सबको ध्यान में रखना, ताकि कुछ भूलो नहीं, कैसे काम किया गया ये समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 में हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हमने साफ साफ समझा कि जो होती है वो क्या होती है, A = BQ + R होती है, ये हमने सीखा था। और यहां पर यह भी सीखा था कि जो R होता है वो B से बड़ा नहीं हो सकता, है ना, हमने ये सीखा था
कि जीरो से बड़ा हो सकता है और बी से बड़ा नहीं हो सकता है, बी से छोटा रहेगा, जीरो और बी के बीच में रह सकता है। हमने ये चीज सीखी थी। इन दोनों ही चीजों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते समय याद रखा जाता है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है उसमें इन्होंने कहा है कि 135 और 225 क्वेश्चन आपको बताना है कि कैसे सॉल्यूशंस किया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को ध्यान देना होता है नंबर्स के ऊपर। नंबर्स पर ध्यान देते हुए ही आप यहाँ पे बता सकते हो कि किस चीज को किससे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि आपको 25 से 5 डिवाइड करना पड़ जाए तो क्या होगा? हालांकि डिवाइड तो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं बताया गया कि डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान देना ये होता है कि आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा। आप पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, ऐसा होता है। लेकिन अगर इसी नंबर को मैं ऐसे बोल दूं कि 5 को डिवाइड करो 25 को डिवाइड करो 5 से, तो आप कहोगे सर अब मजा आ जाएगी, अब तो आराम से हो जाएगा। ऐसे होता है ना। तो मतलब क्या होता है? जब छोटी चीज से डिवाइड किया जाता है बड़ी चीज को, जब छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड किया जाता है, तो ये जो डेसिमल दशमलव का जो खेल होता है उसको हम लोगों को झंझट नहीं आता है हमारे पास में। तो डिवीजन करते समय इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि पहले तो ये चेक कर लेना कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक है, तब आप इसके आगे बढ़ना। अब देखो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, चूंकि हमारे पास में 135 इज लेस देन 225 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद में अब आपको पता चल गया होगा कि हमें छोटे वाले नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना चाहिए। तो आप कहोगे सर बहुत अच्छी बात है, यहां से हमने ऐसे इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड ऐसे ही किया जाता है, तो बचपन से ऐसे ही करते आए हैं। अभी शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे, ये करने की हर बार जरूरत नहीं है। आपको अपने दिमाग को इतना शार्प कर लो ना, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको ये जो चीजें हैं ना ये करने की जरूरत ना पड़े, आप यहीं पर लगा दो, सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा अब जरा ये बताओ मुझे कितनी बार डिवाइड होगा? 135 को अगर 2 टाइम भी पढ़ते हैं तो 270 हो जाएगा, जो कि हमें 270 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 225। तो इसलिए हम यहां कितनी बार रीड करेंगे? 1 टाइम। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 135। और मेरे ख्याल से ये बचा रहा है 90, क्योंकि अगर यहाँ पे 10 कम है ना, तो वही 10 यहाँ पे कम पड़ जाएगा, माइनस करके आराम से देखते रहो। बातें समझ में आ गई? बहुत अच्छे से बता रखा है। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका Q है और ये आपका R है। बताया था। यहां पे सीधा सा लिखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। क्या बताया था? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हमने बताया था A = होता है BQ + R, ऐसा बताया था। तो हम यहां A की वैल्यू रखेंगे 225 = B कितना आया है स्टूडेंट? B हमारे पास में आया है 135। ऐसे ही करना है, तो इसको जो है क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, बार बार ऐसे ही करना है। बता रहा हूं आपको, कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहां लिखना जरूरी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हमने ये लगा दिया। यहां पे आप बॉक्स भी बंद कर सकते हो ताकि पता चले कि ये मेन है। ओके, 225 जो होता है, A जो होता है वो B कौन ये, और मल्टीप्लाई Q कितना है? 1 है, प्लस R मतलब 90, R मतलब 90। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। आई होप आपको मजा आ रही होगी। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या करना होता है स्टूडेंट्स। मैं यहां पे दूसरा विभाजन बनाने की जरूरत नहीं है, दूसरा विभाजन बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में आगे बढ़ाओ। कैसे बढ़ाना है जरा वो देखो, मैं बताता हूं। ये 90 बचा ना, यहां 0 बच जाता तो काम हो जाता, 0 बच जाता तो काम हो जाता, लेकिन 0 नहीं बचा है, इसलिए हम लोग इसको अभी और डिवाइड कराएंगे। अब 90 से डिवाइड कराओ। अब पूछोगे सर 90 से किसको डिवाइड कराएं? ये जो रिमाइंडर आया था, शेषफल आया था, इसको किससे डिवाइड कराएं? यहां पे ये जो B वैल्यू थी ना स्टूडेंट्स, अब इसको A बना दो। कैसे? ऐसे, ये देखो आपको पता होगा। अब ये A का काम करेगा, जो अंदर होता है वो A का काम करता है, जो बाहर होता है वो B का काम करता है। दो संख्याएं हैं ना, दोनों संख्याएं आपस में डिवाइड कराओगे। कैसे होगा? अच्छा, तो 91 जा 90, कितना बच गया? 45 बच गया। अभी भी 0 आया क्या? नहीं आया ना। अच्छा, अब मेरी बात को समझना। ये मैं यहां पर चरण 1 लिख सकता हूं। चरण 1 में हमने ऐसा किया, ठीक है। फिर आप यहां लिख सकते हो चरण 2,
चरण 2 में क्या किया आपने, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाना है। जरा बताओ a कितना आ जाएगा इसमें चरण 2 में। अब की बार ये a बनेगा, ये b बनेगा, ये q बनेगा और ये r बनेगा। बात को समझना, जो 90 आया था उसी b को हम फिर से डिवाइड करवाएंगे। अगर फिर भी कुछ बचा फिर से यहां पर हम उसी को डिवाइड कराएंगे, ठीक है। देखते जाओ, b कितना आ गया, b आ गया 90 इंटू q कितना आ गया 1 आ गया प्लस 45 आ गया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, मतलब चरण 3 अभी आगे जाएगा। चरण 3 अभी आगे जाएगा। फिर कैसे जाएगा, फिर से वही काम। अब जो बचा है उसी को डिवाइड कराओ। किससे डिवाइड कराएं, जो पहले b का काम कर रहा था ना वही अब a का काम करने लगेगा, मतलब 90। अब बताओ कितना टाइम पढ़ेंगे, 45 को 2 टाइम पढ़ोगे 90 आ जाएगा। ये हो गया कैंसिल, कैंसिल नहीं, यहां लिखो 0 रिमाइंडर बच गया। अब आपका पूरा सेटिस्फाइड आंसर आ जाएगा। a कितना आ गया स्टूडेंट्स इस कंडीशन पर 90 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा 45, q कितना आ गया 2 आ गया और रिमाइंडर आ गया 0। जब 0 आ गया तब कहानी खत्म हो गई। अब नहीं आपको बढ़ाना है कुछ भी। तो सर पहुंचना कहाँ था, क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा, सर पहुंचना कहाँ था। बेटा पहुंचना यहाँ था, आपको HCF बताना था। अब यहाँ पूरे नंबर में HCF आया कहाँ पर, जरा सोचो। 0 आया किसकी वजह से, 0 आया कब, किससे डिवाइड किया जब आया 0, तो 45 से जब डिवाइड किया गया फाइनली तब 0 आया। ये 45 ही जो आया है ना, यही आपका HCF है। 45 जो आया है यही आपका क्या है, HCF है। स्टूडेंट्स बताओ यहां तक कोई भी समस्या किसी भी स्टूडेंट को नहीं है, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। HCF जो आया है वो 45 आया है। क्यों आया है, क्योंकि इसी की वजह से लास्ट स्टेप में हमारा 0 बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट स्टेप में जहां 0 बनता है वहां पे जो B होता है वही आपका HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। उच्चतम क्या बोलते हैं, उच्चतम समापवर्तक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे हमने फाइट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी आपको यही समझाया जाएगा और कुछ नया नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब चलें आगे हम लोग। तो आप इसके आगे लिख सकते हो, क्या लिखना है इसके आगे, आप लिख सकते हो संख्या 135 और 225 का HCF 45 होगा। ये बात आपको हिंदी में लिखकर दे देनी है। चरण 1, चरण 2, चरण 3, इसी तरह से आपको ये काम करवाते चलने हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको नहीं तो फिर बार बार ये लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, फिर यहां बीच में लिखते फिर लिखते। तो इससे अच्छा है आपने चरण 1, 2, 3 बना दिए हैं, ये आपने डिवीजन करके दिखा दिया। एक साथ अलग अलग डिवीजन मत करना, एक ही साथ कर लेना, काम चल जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई भी टीचर आपको मना नहीं करेगा। आगे चलते हैं और सिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे और सिखाते हैं कैसे करना होगा उस क्वेश्चन को। आई होप आपको इसमें 90% चीजें समझ में आ गई होंगी। जो बची हुई चीजें हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग कर पाओगे, राइट स्टूडेंट्स। आ जाओ जल्दी से, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है। इस बार इन्होंने हमसे बोला है 196, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का 2 पार्ट में बोला है 196 और 38220 स्टूडेंट्स आपको पता है, सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि पहचानो कि नंबर कौन सा बड़ा है। जो बड़ा है उसको डिवाइड किया जाता है छोटे वाले से। तो आप यहां लिख सकते हो चूंकि 196 छोटा है 38220 से, 38220 से छोटा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 196 से डिवाइड करेंगे किसको, 38220 को, ठीक है। तो अगली बार में हम लोग क्या लिखते थे, हम लोगों को पता है कि हम लोग यहां पे यूक्लिड विभाजन लगाने वाले हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, ये चीज आप लोगों को बताई गई थी पहले भी। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, देखते जाओ। 196 से डिवाइड करवाना है किसको, 38220 को डिवाइड करवाना है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा आपको पता है ना 196 जो है आपका 382 टाइम ही जाएगा। बताओ ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। छोटा छोटा करके करते हैं ना, बड़ा बड़ा नहीं, एक साथ बड़ा बड़ा नहीं लेते हैं, छोटा छोटा करके करेंगे, ठीक है। तो जरा बताओ कि 196 को आप क्या लिख सकते हो, 1 टाइम टेबल पढ़े या 2 टाइम टेबल पढ़े। अगर 2 टाइम पढ़ोगे 2 6 12 कैरी 1, 2 9 18, 119 कैरी 1, 2 1 2, 392 आता है स्टूडेंट्स 2 टाइम में।
2 टाइम में 392 आता है, तो आप लोगों को यहाँ तो चाहिए 382, मतलब एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 196 लिख लिया। कितना बच गया? 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 17 में से 9 गया तो 8 बचा। यहाँ पर हमारे पास कितना 2 बचा होगा, 186 बच गया। बताओ ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में जब इतना का हिसाब कर चुके हो तो 20 नीचे उतारा जाता है, उतारा जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे A = BQ + R। ये हमने किया। अगर आप ध्यान भी दोगे यहाँ पर, तो जो चीजें यहाँ पर आपको दिखाई गई है कि ये 196 से 1 टाइम डिवाइड किया तो इतना आया। आप जरा ध्यान से सोचो अच्छा, कि अगर मैंने बोला था कि जो B होता है, अब ये तो B का काम करेगा क्योंकि 0 तो आया नहीं, आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसको हम लोग को यहाँ नोट करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे नोट करते ही क्या आप इससे इसको डिवाइड कर पाओगे? तब तो पॉइंट में जाएगा पॉइंट में। तो इस वजह से अभी आपको यहाँ पर और बढ़ाना चाहिए, तब तक बढ़ाओ जब तक कि रिमाइंडर ना इससे छोटा ना हो जाए, क्योंकि यूक्लिड ने ही बोल रखा है कि रिमाइंडर जो होगा वो या तो 0 होना चाहिए, या 0 से बड़ा होना चाहिए, या B से छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा कितना? B से छोटा जितना, ठीक है। तो यहाँ B तो 196 है, रिमाइंडर अभी बहुत बड़ा बच रहा है, तो उस कंडीशन में आप अभी और बढ़ाओगे, अभी 1862 बनाओगे, ठीक है। अभी हमारे पास कितना बन गया? 1862 बन गया, जो कि अप्रोक्सीमेट मैं अगर बोलूं 10 गुना कर दो इसका, तो 1960 हो जाएगा। 1960 हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये ज्यादा हो जाएगा 10 गुना करने से। तो मैं क्या करूंगा, 9 गुना करके देखता हूं कि इसको 9 टाइम टेबल पढ़ो। 9 6 54, कैरी 5 आ गया, फिर 54 आया था ना स्टूडेंट्स। हाँ 4 तो हमारा यहाँ पर नोट हो गया, कैरी 5 आ गया। 9 9 81, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 81 और 54 आया था, 5 कैरीज ऐड करेंगे, 81 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 86। उसके बाद 8 9 1 9, और 8 कितना हो गया 17, कितना आ जाएगा? अगर 9 गुना करते हो आप, इसका टेबल 9 टाइम पढ़ते हो, तो आपके पास में आता है 1764 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? जो कि हमारा इससे छोटा हो रहा है, किससे? 1800 से छोटा हो रहा है, 1700 के आसपास आ रहा है। अच्छा, अब जरा आप इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ गया। 12 में से 4 गया तो 8 बचा, यहाँ पे 15 में से 6 गया तो 9 बचा, यहाँ पे तो फिर वो पूरा कैंसिल हो गया क्योंकि कैरी ले चुके हो, 17 बचेगा, 17 गया। अच्छा 0 टाइम कर लो, ठीक है। अच्छा अब जरा ये बताओ और कितना टेबल पढ़ना चाहिए। क्या यहाँ पर 0 कब आएगा? यहाँ 6 है, 6 के टेबल में 0 कब आता है? या तो 10 बार पढ़ जाओ या तो 5 बार पढ़ जाओ, ठीक है। 6 5 30, 30 का 0, तो वो हमारा 0 तब बनाता है। 5 टाइम अप्रोक्सीमेट पढ़कर देखते हैं कि 5 टाइम में आता है या नहीं। 5 6 30, कैरी 3, 5 9 45, और 3 कितना हो गया 48 हो गया, तो हो गया 4, और 5 1 5 एंड 4 9। क्या बात है, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया इसी में। अब आप कह सकते हो कि हाँ सर अब रिमाइंडर जो है फुल्ली डिवाइड भी है और रिमाइंडर जो है 0 भी है, हमारा ये आंसर और ये आंसर हमारा मिल गया। तो आप ये कह सकते हो ना यहाँ पर कि A जो है वो है 38220 इज इक्वल टू, डिवाइड तब तक करते थे जब तक कि 0 नहीं आ जाता था, चरण 1 में ही 0 आ चुका है, मतलब हमारा यहीं पर आंसर खत्म होगा। और B कितना आएगा 196, Q कितना आएगा 195 प्लस R, सॉरी R कितना है 0 है ना, तो 0 है तो 0 लिखो। R कितना हो गया 0 हो गया। स्टूडेंट्स मैंने कहा था जिस चीज से डिवाइड करने पर आपका 0 बन जाए, जिस स्टेप में जिस चीज से डिवाइड करने पर 0 बन जाए वही HCF होता है। तो भाई यहाँ तो 196 से ही डिवाइड करने पर 0 बन चुका है, तो ये जो 196 आपका यहाँ आता है B जो होता है वही आपका आंसर होगा। HCF किसका? HCF आपका 196 और 38220 का HCF कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? पूरा समझ में आ गया होगा। 196 हमारा आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अच्छा अब स्टूडेंट्स मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 आप करके दिखाओगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड टर्म। ये तो फर्स्ट के 3 पार्ट हमने कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, बिल्कुल इसी तरह से करना है। जो भी चीज प्रॉब्लम आए या कोई भी दिक्कत आए आप मेरे से टेलीग्राम पर मेरे पूछ सकते हो कि क्या चीज है, कैसे करनी है, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फोटो भी आप भेज सकते हो हमारे चैनल पर,
ठीक है, वहां पर मैं दूंगा, नहीं तो अंकित सर आपको रिप्लाई कर देंगे, या फिर कोई भी स्टूडेंट जिसको भी आप बोलोगे वो आपको करके देगा, क्योंकि ये सब लोग सीख रहे हैं ना, तो सबके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला क्या गया है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशंस वाले नहीं है, अब क्वेश्चंस आपके हैं समझदारी वाले। आपको समझना है और करना है कि हमको कैसे प्रूफ करना है, बहुत ध्यान से समझ के चलना कि क्वेश्चंस में करना क्या क्या है। ठीक है, मैं जो भी बातें आपको बताता चलूं उन चीजों को आप लोगों को नोट करते चलना है, अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठा करो जब भी मैथ सीखा करो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन 2 रीड करते हैं और बोलते हैं क्या दिया हुआ है। बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए, विषम होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता देता हूं, इसमें जो एक नंबर का टाइप आया है, टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार की संख्या होती हैं, कुछ 6-7 प्रकार की संख्या होती हैं। ठीक है, तो उसमें से एक होता है पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक होती क्या चीज है जरा वो जान लो। तो स्टूडेंट्स, पूर्णांक यहां पर होता है वो चीज जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव नंबर सब आते हैं। तो कहां से शुरू होता है जरा इसके बारे में भी जान लो। स्टूडेंट्स, 0 बीच में रखा करो, 1 जाएगा लेफ्ट टू राइट की तरफ, 1 2 3 4 जाएगा, जो कि आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा। सब में प्लस प्लस दिख रहा होगा, नहीं है कोई साइन तो प्लस होता है, ये भी जानो। अच्छा, अगर लेफ्ट में जाते हैं तो निगेटिव आता है, ये बात भी आपको पता होगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को तो ये बात पूरी तरह से पता होगी कि जब लेफ्ट में जाते हैं तो ये आपके पूर्णांक बनते हैं। इधर भी संख्याएं खत्म नहीं होती हैं, इधर भी संख्याएं खत्म नहीं होती हैं, ये ऐसे ही कंटिन्यूअस चलता रहता है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, इन्हीं पूर्णांकों की बात की गई है, आपको यही दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक होना चाहिए, विषम होना चाहिए और वो पूर्णांक होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, धनात्मक होना चाहिए तो ऋणात्मक का कोई काम नहीं है, तो मतलब ये नंबर तो गया। यहां से उठाना शुरू करो, 1 3 5 7 इस तरह से आना चाहिए। ये क्या है? ये है धनात्मक, ये सबके सब क्या है? धनात्मक है। विषम जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 के टेबल में ना आए, वो सब विषम। तो ये 1 3 5 7 2 के टेबल में नहीं आते हैं, ये सब विषम है। और पूर्णांक तो है ही है, ये सब पूर्णांक तो है ही है, मतलब इस रूप में होता है, ऐसा आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर इतनी बात? चलो समझाते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। क्या करना है देखो। सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि आपको दिया क्या चीज है। इन्होंने कहा है कि जो आपको रूप दिखाना है वो रूप कुछ इस तरह से है, 6q + 1 6q + 2 नहीं बेटा, +3 है, 6q + 3 और 6q + 5 है, ऐसा आपको दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा, ये आपको कुछ दिख रहा है, ये एक टाइप से अगर मैं आपको दिखाऊं तो BQ + R होगा। ये BQ + R का ही फॉर्म तो चल रहा है। यहां कोई नंबर हो सकता है इसके इक्वल टू में, कोई ऐसी संख्या होगी जो कि इस रूप में होगी, और ये रूप जो है वो विषम है, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, विषम है, पूर्णांक है, धनात्मक है, ये बताना है। तो देखो, या अगर ये इस रूप का है, तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, यहां पर जितने भी A और B होंगे कोई 2 संख्याएं होंगी। ठीक है, अगर ये इस रूप का है तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें क्या मिला? हमें यह मिलता है कि जो यहां पर B है वो 6 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें यह मिला कि जो B है ना, वो हर जगह 6 यूज किया जा रहा है। Q तो अपनी जगह पर हाई ही है, और R वो होता है जो कि 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है। तो R हमारा कहां से कहां तक हो सकता है? हो सकता है वो 0 हो जाए, हो सकता है वो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए या 5 हो जाए। 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6B है, और हमने बता रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी यही तो कहती है कि A =
बी क्यू प्लस आर, और साथ ही साथ ये भी याद रखना होता है कि जो 0 होता है वो r से छोटा होता है और r जो होता है वो b से छोटा होता है। ये बात हमने पढ़ रखी है, ठीक है। तो r की वैल्यू ये मिल सकती है, हमें ये बात पता चल गई। कहां से पता चली? इस b की सहायता से पता चली कि इस कंडीशन पे हम लोग ये वैल्यू लगा सकते हैं। कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5 लगा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा बेटा, b मिल गया, r मिल गया, अब बचता है q। क्या होगा? तो q हमको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि q तो q है ही है, ऑलरेडी संख्या में ही बोला है कि वो q अपने पास अपने आराम से रहेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन a कहां से आएगा जरा ये बता दो। तो a कहीं से नहीं आएगा। मैंने कहा था ना शुरू में ही कि a और b दो संख्याएं होती हैं और इनको हम लोग मानते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि मान लो कि a ना, चलो आगे रफ कर देते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये चीजें आप नोट करते रहना, ठीक। अब यहां पे इस क्वेश्चन को ये समझा दिया है, अब करना क्या है जरा वो समझते हैं। करने के लिए हम यहां पर इसकी सहायता लेंगे। हम कहेंगे कि माना कोई एक संख्या होगी, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हमें बताना है कि a जो है वो कोई धनात्मक है, विषम है और पूर्णांक है, ठीक है। अगर ये a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उसका रूप जो होना चाहिए, इन्होंने कहा है कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 होना चाहिए, ऐसा प्रूफ करके दिखाओ। अच्छा चलो ठीक है। अगर ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों को यहां पर यूक्लिड प्रमेयिका लगानी चाहिए। यूक्लिड प्रमेयिका से। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास में कई सारे जीरो हैं, मतलब जीरो नहीं, कई सारे रिमाइंडर हैं। उन रिमाइंडर को आप बारी बारी यूज करना शुरू करो। और कैसे करोगे जरा बात को समझना। सबसे पहले हमने कहा कि कोई एक नंबर है, अगर मैं यूक्लिड विभाजन लगाता हूं तो वहां पर आएगा बी क्यू प्लस आर। पहले तो ये लिख लो कि प्रेमिका से क्या क्या होता है, 0 > r और ये होता है b। तो जरा बताओ, हमने कहा कोई नंबर है a और यहां पर b की वैल्यू हमेशा 6 ही रखनी है और q की वैल्यू क्या रखोगे? q तो हमने q ही रखा था, प्लस r कितना रख सकते हो? एक लाइन से चलना शुरू करो। r रख सकते हैं 0। r क्या रख सकते हो? 0। सॉल्व करने से क्या आएगा? a = 6q। यहां पर ऐसे लिखो, r = 0 रखने पर क्या बना? a = 6q बना। जरा सोच के देखो, सोच के देखो। यहां पर 6q है जो आपने कहा था ये धनात्मक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्या ये हो सकता है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि q जो है वो एक पूर्णांक है और किसी भी पूर्णांक को मान लेते हैं q जो है वो 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो जाए, कोई भी, सब ठीक है, कोई भी, अगर उसको q को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, समझो ये 1 है, 1 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। अगर 1 मानते 2 होता तो 6 से मल्टीप्लाई करते तो 12 होता। तो क्या ये विषम होता? क्या ये विषम होता? विषम तो वो होता है जो 2 से डिवाइड ना होता। तो ये विषम तो है नहीं। इसका मतलब हमारा ये जो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये वाली जो चीज है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहां पर आप ये लिख सकते हो कि r = 0 रखने पर हमारा विषम पूर्णांक नहीं है। ये जो है विषम पूर्णांक नहीं है, ये हमारा सम पूर्णांक है। तो हम यहां ये लिख सकते हैं कि ये है सम पूर्णांक, ठीक है। ये क्या है? सम पूर्णांक है। अच्छा, पुनः r = 1 रखने पर जरा देखो, r = 1 रखने पर बताओ स्टूडेंट्स, a = bq + 1, bq + r होता है तो r की वैल्यू 1 है। अब सोच के देखो, क्या ये सम था? ये 6q जो आया था अभी अभी मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया वहां पर कि वो सम आते हैं, 6 12 18 ऐसे नंबर आएंगे जो कि हमारे सम है। सम में अगर जब भी 1 ऐड करोगे तो क्या वो विषम नहीं बनेगा? क्या वो विषम नहीं बनेगा? तो ये हम कहेंगे बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब ये जो है एक विषम पूर्णांक बनाएगा। ए जो होगा क्या बनाएगा? विषम पूर्णांक बनाएगा।
अगर ना समझ में आया हो तो करके देख लो कि 6 अगर कोई भी नंबर हो 6 से मल्टीप्लाई कर दो और साथ ही साथ 1 ऐड कर दो तो क्या ये 7 नहीं बन जाएगा? और 7 नहीं तो हमारा विषम पूर्णांक होता है। 6 से किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको हमेशा 1 ही जोड़ना है तो कितना आएगा? यहाँ पे 6 2 12 और 13 बन जाएगा। तो ये भी तो विषम है। मतलब ये जो नंबर रिप्रेजेंट करता है 6 + 1 वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो विषम पूर्णांक है। और यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था कि 6 + 1 जो होता है वो विषम पूर्णांक होता है। तो ये वाला फॉर्म देखो सम निकल कर आता है और ये वाला फॉर्म देखो विषम निकल कर आता है। और आगे बताते हैं, अभी का क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी 6³ + 3 भी बताना है। 6³ + 4, 6³ + 5, 5 ही तक जाएगा ना, 6 तक नहीं जाएगा। पुनः क्या हो जाएगा? r = 2 रखने पर, रखो बेटा r = 2 तो आप कहोगे सर बढ़िया है 6³ + 2 रखा, क्या बनेगा? विषम बनेगा कि सम बनेगा? जब ये सम था और सम में सम ही ऐड करोगे तो बेटा सम संख्या बनती है। तो ये हमारा क्या हो गया? सम पूर्णांक हो गया, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें तो ये दिखाना है, ये तो हमें चाहिए ही नहीं था, ये तो प्रूफ नहीं करना था। देखो प्रूफ होता जा रहा है कि नहीं, ये वाला विषम होता है, ये वाला सम होता है। फिर उसके बाद में पुनः फिर से लिखो, फिर क्या करना है? r = 3 रखने पर, ओके। फिर कहोगे a = 6³ + 3। अब बताओ क्या ये विषम होता है? सोच के बताओ क्या ये विषम होता है? बिल्कुल होता है। a 6 को किसी q से मल्टीप्लाई करो, q कोई भी नंबर है, मान लेते हैं 4 है तो 6 4 = 24 और उसमें फिर 3 ऐड करना है तो 27 आ जाएगा। और 27 जो होता है एक विषम संख्या है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या बनाता है? विषम संख्या बनाती है। चाहे कुछ भी रख लो तब भी ये विषम ही आएगा, ठीक है। विषम संख्या, विषम पूर्णांक लिखो यहाँ पर, ठीक है। हम लोग पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो पूर्णांक ही लिखो, तो विषम पूर्णांक बनाएगा हर बार में। अच्छा ये बात समझ में आ गई। अब बेटा इसके आगे आप सोच सकते हो ना 6³ + 4 भी ऐसे ही करना है, 6³ + 5 भी ऐसे ही करना है। अगला स्टेप आप लिख देना। बोर्ड खत्म हो चुका है, ऊपर रफ करना पड़ेगा तो करने कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से आपको रख रख के बार बार चेक करना है और लास्ट में लिख देना कि हमने देख लिया है। क्या देख लिया है? कि 6³ और 6³ + 2 ये सब सम होते हैं। हमें प्रूफ करना था कि इस वाले रूप के जितने भी नंबर होते हैं 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 क्या वो विषम होते हैं? ऐसा प्रूफ करना था। तो हमने चेक किया, बिल्कुल विषम होते हैं। हमने लिखा ना ये विषम होते हैं और करके भी दिखाया कैसे विषम होते हैं। क्यों? कोई नंबर है, 6 से मल्टीप्लाई किया तो सम बन गया और सम में जब भी कोई विषम ऐड करोगे तो वो विषम संख्या ही बनेगी। बार बार समझा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गई हो तो आगे चलें क्वेश्चन को लेते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है जरा समझते हैं, ओके। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखो क्या बोला गया है, समझो और बताओ मुझे क्या करना चाहिए। क्या इसी टाइप का है, प्रूफ करने वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। देख के बताओ। और इसके आगे के 2 स्टेप मैंने छोड़े हैं स्टूडेंट्स, आपको बार बार बोल रहा हूँ वो लिखने हैं आपको ना। अभी 6³ + 4 और 6³ + 5 वाला, तो उसमें 4 वाला तो सम निकल जाएगा, 5 वाला जो होगा वो विषम आएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमने बताया है, ठीक है। चलो अच्छा आगे देखते हैं और बताते हैं। अच्छा स्टूडेंट दिक्कत लेने की बात नहीं है, आगे के जो स्टेप्स आपके छोटे हैं ना, अगर आप सोच रहे हो नहीं कर पा रहे हो तो इसका PDF मिलेगा आपको, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला हुआ है जरा पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं। बेटा 616 सदस्य हैं, ठीक है। सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। कितनी? 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। बात को समझना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं।
तो बेटा ये बताना है कि आपके पास पहले तो 32 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी है कोई, ठीक है, एक आर्मी की टुकड़ी है, उसमें 32 सदस्य हैं, ओके। और उसके बाद में एक सेना है, सेना मतलब एक और आर्मी है, 616 सदस्य वाली एक आर्मी है। और ये जो 616 लोग खड़े हैं ना, ये 32 लोगों की एक ऐसी रो बनाई जाए, ऐसी, वो होता नहीं कि 32 लोग खड़े करने हैं, तो 1 2 3 4 लोग यहाँ खड़े कर दिए, फिर इन 32 लोगों के पीछे और, तो 8 लोग खड़े हो गए। अभी 32 लोगों को खड़ा करो, फिर इसके पीछे कितने नंबर ऑफ रो बनाए जाए, यहां से कितने कॉलम बनाए जाएं कि बराबर बराबर संख्या में आ सके। तो करने के लिए बराबर बराबर संख्या में आने का मतलब है कोई भी फिर ऐसा ना हो कि लास्ट में 2 लोग बच गए तो अब कौन सी लाइन में डालें, पहले से ही बता दो कितनी रो ऐसे बनाने चाहिए कि ये 616 और 32 लोग जो आगे खड़े होने वाले हैं, इनके पीछे 616 और खड़े होने वाले हैं जो कि सेना के हैं। तो ये आर्मी के हैं, वो सेना के हैं, तो कैसे पता चलेगा, जरा ये बताना है कि क्या करना है। तो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए जब बनाया जाता है तो HCF निकालना पड़ता है। सिर्फ HCF निकाल के बताओगे तो आपको पता चल जाएगा कितने आपको यहां पर ये स्तंभ बनाने चाहिए। स्तंभ और समूह तो जानते ही होगे, ठीक है, तो वो चीजें आपको यहां पे बतानी है, कैसे करना है जरा समझो। मैंने कहा सिंपल सा आपको इसका HCF लेना है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 616 और 32 का HCF कैसे आएगा जरा बात करते हैं। चूंकि हमने ये कहा कि यहां पर 32 जो है वो छोटा है 616 से, ठीक है स्टूडेंट्स, 616 से 32 छोटा है, हाँ ठीक। अब उसके बाद में आपको पता है, अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ये क्वेश्चन करके आए थे जहां मैंने आपको बताया था 32 से आपको डिवाइड करा देना है 616 को। क्यों? क्योंकि 32 छोटा है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कराया जाता है, तो डिवाइड करके बता दो कितना आएगा। तो आप यहाँ ये कह सकते हो कि 32 को 32 दूना 64 होता है, तो हमें तो सिर्फ एक बार लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार लेके गए तो हमने देखा यहाँ पर कितना आ गया, 32 दूना 64, यहाँ 35 बच जाना चाहिए, बच रहा है क्या, नहीं, 11 में से 2 गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास में 9, और यहाँ 5 में से 2 गया, 29 बचेगा बेटा, ठीक है। हाँ 3 कम पड़ रहा था, हाँ जोड़ने के बजाय कम करना था, 29 बच रहा है। अच्छा 29 अब बच रहा है, तो अब 29 के लिए अभी आप ऊपर और नोट कर सकते हो, 6 नोट कर सकते हैं। अब बताओ कितना टाइम जाएगा, 32 को हमें करना है कितने टाइम में, ये कुछ अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 150 के आसपास आता है, 10 बार अगर पढ़ोगे तो 320 बन जाएगा। 320 में हमें और कम करना, 9 बार पढ़ के चलते हैं, तो हमने कहा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 दूनी 18 का 1, 9 3 27 और 1 28, बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास में 8 बचाएगा, कितना बचाएगा, 8। अब ये जो 8 है देखो इस B से छोटा हो चुका है, तो अभी हमको एक चरण 1 बना लेना चाहिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, हम लोग ये कह सकते हैं A = BQ + R, और R जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और B से छोटा होता है। ये बातें हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, अब समझते चलो। चरण 1 में हमने क्या देखा, चरण 1 में हमने ये देखा कि यहाँ पर A जो है वो है 616, B जो है वो है 32, Q कितना आया, 19 आया, प्लस R कितना आया, 8 आया, R 0 नहीं आया। अभी 0 लाने के लिए क्या करना चाहिए, फिर से इस 8 को जो है B से डिवाइड, 8 से जो है B को डिवाइड करो, तो B को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32, 8 चौक 32, ये हो गया 0। दूसरे ही चरण में 0 मिल गया है, किसकी वजह से मिला है, 8 की वजह से मिला है। तो ये जो 8 आएगा, पहले तो यहाँ लिखो A कितना आया है, 32 आया, B कितना आया है, 8 आया है, Q कितना है, 4 है, और R कितना है, 0। जब ये 0 आता है तो काम खत्म हो जाता है, और ये 0 आते ही काम जब खत्म हो गया हमारे पास में, तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर 8 जो है यही हमारा क्या है, HCF है। 8 ही हमारा क्या है स्टूडेंट्स, HCF है। और आप जो 8 जो मिला है ये 8 HCF था, तो लेकिन ये 8 है क्या, हमने HCF ही क्यों निकाला, एक्चुअली में जो 8 आ रहा था HCF निकालने का मतलब था स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी बनाई जाए। तो स्तंभ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह के स्तंभ खड़े कर दो, फिर उनके पीछे 616 लोग खड़े करना शुरू करो, आराम से एक भी सदस्य नहीं बचेगा।
ठीक है। इस तरह से इनके पीछे अब 616 लोग, पहले तो 32 लोगों को खड़ा करो, 8 चौक 32, 4 लोग तो यही, 4 रो तो यही बना लेंगे खाली, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, ये तो खाली आर्मी वाले ही हो गए जो 32 लोग थे। अब इनके पीछे 616 लोग और खड़े करने हैं हमको, जो कि बराबर बराबर आ जाएंगे आराम से। ये हमारी HCF जो थी स्तंभों की संख्या बता रहा था कि 8 स्तंभ से बताओ, ठीक है। आगे लिख देना, स्तंभों की टोटल संख्या 8 आएगी। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत लंबा सेशन खींच रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, देखते हैं कितनी जल्दी हो सकता है हमसे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्योंकि क्वेश्चन जो सेशन है उसमें क्वेश्चन को ज़्यादा ही ब्रीफली बता दिया गया है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया गया है, इसलिए इतना लंबा खींच गया, वरना इतना ज़्यादा लंबा होता नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और समझते हैं इन्होंने हमसे क्या बोला है। इन्होंने हमसे कहा है, क्वेश्चन नंबर कितना 3 था, ये 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमसे ये बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना ये है कि धनात्मक पूर्णांक, ध्यान रखना धनात्मक बोला है, पूर्णांक बोला है, तो धनात्मक पूर्णांक हमारा 2 4 6 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में विषम नहीं बोला है ना सम बोला है, ये भी ध्यान रखना। 1 2 3 4 सॉरी, हाँ धनात्मक पूर्णांक 2 4 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 सब हो सकता है, वहां पे विषम और सम की बात ही नहीं की गई। का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। पहली बात तो ये जान लो कि एक पूर्णांक है और उसका भी पूर्णांक हमें निकालना है, वर्ग करके निकालना है, वो इस रूप का होता है, ये हमें बताना है। जरा देखते हैं करना क्या है। देखो सबसे पहले बात तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी ही लगानी है, उसमें A B Q R आता ही आता है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को ये बताओ कि A क्या है, B क्या है और Q क्या है और R क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो बताता हूं, यहाँ पे सबसे पहले आपको A मान लेना चाहिए, B मान लेना चाहिए कि क्या क्या है, जरा उसके बारे में समझते हैं, देखते जाना। हाँ तो हमने कहा माना कोई धनात्मक पूर्णांक A है, हमने क्या बोल दिया, कोई धनात्मक पूर्णांक हमारे पास में A है। अब जरा सोच के देखो कि अगर A जो है, आपको पहली बात तो ये बताओ कि प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ ये करना है कि 3Q + 1 3Q क्या करना था, एक मिनट 3m+1 3m आ रहा है ना स्टूडेंट्स, 3m +1 3m+ कितना 3m+1, हाँ बस इतना ही होना चाहिए। पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 होना होता है, ऐसा आपको बताना है, ठीक है। चलो अच्छा अब जरा यहाँ पे बात करते हैं और हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। स्टूडेंट जरा आप ये सोचो, अगर ये कोई पूर्णांक है, अगर ये कोई पूर्णांक है तो हम ये लिख सकते हैं कि A = BQ + R होता है, किसके अनुसार, यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार। अगर ऐसा होता है तो हम यहां पे ये भी लिखेंगे यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार A = BQ + R, ये तो हमने यूक्लिड प्रमेयिका बता दी, और 0 जो होता है वो R से छोटा होता है और B से R से बड़ा और B से छोटा होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि जो A है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और ये जो A है धनात्मक पूर्णांक, आपको ये दिखाना है कि वो इस रूप का होता है। कब, जब इस वर्ग किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है, तब होता है। लेकिन हमें ये तो बताओ सर, धनात्मक पूर्णांक तो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, तो आप जरा यहाँ पे वो कोई भी को मानोगे, क्या मानोगे, क्योंकि कोई भी का होने का मतलब है धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। हमें दिखाना यह है कि उसका वर्ग जो होता है वो इस रूप का होता है। तो पहले यहाँ पे ये लिखोगे, क्योंकि A एक धनात्मक पूर्णांक है, जो, अब देखते जाना प्रूफ क्या करना है, 3m+0 करना है ना, तो हम ये नहीं मानेंगे, हम इसका दूसरा मानेंगे। क्या मानेंगे, हम कहेंगे जो 3Q + 0, ओके, 3Q + 1 3Q + 2 के रूप का एक मिनट,
रूप में, अच्छा ऊ की मात्रा लगती ना, कभी कभी हिंदी भी गड़बड़ा जाती है। रूप का हो सकता है स्टूडेंट्स, ये बात आपको याद रखनी है, हो सकता है। तो ए जो है वो इस रूप का हो सकता है। ये कहां से आया सर? बेटा ये हिंट लिया गया है इससे, हिंट इससे ही लेना है आपको, इससे ज्यादा क्यों नहीं माने, क्योंकि प्रूफ ही इतने करने हैं। तो ये एक तरह से प्रूफ करने का मेथड है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ए कोई पूर्णांक था, वो इस रूप का हो सकता है। अगर इस रूप का हो सकता है तो मैं ये लिख सकता हूं, अतः अगर मैं बोलूं कि x नहीं, कहां पर ए था ना हमारा, तो हाँ ए इज इक्वल टू 3q है। हमने कहा था धनात्मक पूर्णांक है जो कि इस रूप का हो सकता है, तो हमने कहा अगर a जो है वो इस रूप का है तो वर्ग करने पर सर वर्ग क्यों किया जा रहा है? बेटा क्वेश्चन ने खुद बोला है, क्या बोला है कि एक संख्या है उसका वर्ग इस रूप का होता है, तो वर्ग करो और देखो क्या इस रूप का है। जरा देखो वर्ग किया तो वर्ग करने पर क्या आया? वर्ग करने पर आया a², इधर भी वर्ग हो गया, इधर भी वर्ग हो गया, 3q का वर्ग। आप कहोगे सर यहां तो 0 लिखा था, आपने 0 क्यों नहीं लिया? बेटा किसी भी संख्या में 0 ऐड करोगे तो वही नंबर आता है जो वहां पर होता है, ठीक है। 3q था तो 3q ही आएगा, 5 में 0 ऐड करो 5 ही आएगा, ठीक है। अच्छा इसको आप लिख सकते हो 9q²। बेटा यहां पर अब अपना दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाना पड़ता है। आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है 3 और m बनाना है, 3 और m बनाना है। आप यहां से 3 अलग करवा लो, 3 अलग गया तो आप कहोगे सर 3q² अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आ जाएगी 9q²। यहां पर आप कहोगे कि 3m है, ये किसके रूप का है? 3m के रूप का है। यहां लिखो जहां m इज इक्वल टू 3q² है, जहां पर हमने क्या रखा? इसकी जगह पर m रखा, मतलब m जो है वो 3q² है। इसका मतलब जो किसी संख्या का वर्ग जो होता है वो 3m का हो सकता है, 3m के रूप का हो सकता है। ये पूरा मुद्दा था क्वेश्चन को करने का। अब सर अगला वाला कैसे किया जाए, इस रूप में कैसे लाया जाए? इस रूप में लाने का भी तरीका बताया जाता है, जरा ध्यान से देखते चलना, ठीक है। अच्छा यहां पे ये नोट कर चुके होंगे, इसको रफ कर दिया जाए। देखो अब मैंने कहा जब वो इस रूप का था तो ये रूप प्रूफ हुआ। अगर मैं बोलूं कि अब यदि जो संख्या है a वो मेरी हो 3q+1 हो, 3q+1 है, ठीक है, तो मुझे तो चाहिए संख्या का वर्ग, तो वर्ग करने पर क्या आएगा? वर्ग करने पर a² 3q+1 का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो इसके बाद में आप जरा a+b का होल स्क्वायर जानते हो क्या? a+b का होल स्क्वायर जानते हो तो जरा बता दो क्या करना चाहिए। हमने कहा a+b का होल स्क्वायर होता है a² b² प्लस 2ab होता है, ये हमने कह दिया, ठीक है। बेटा आपको 1 लाना है, रूप में क्या लाना है? 1 लाना है, तो मतलब इसको पीछे ले जाओ, इसको आगे ले आओ, तो 9q² क्या हो गया? 9q² प्लस 6q+1 हो गया, और 3 कॉमन ले लिया तो यहां पर आ जाएगा 3q² 2q+1। बेटा 3 कॉमन क्यों लेना पड़ा? 3 कॉमन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमें 3 बनाना था। 3 के साथ में जो चीज है वो m है, जरा देखो है क्या कुछ? 3 के साथ में ये जो चीज लिखी हुई है ये m है, और प्लस में साथ में 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां ये लिखेंगे कि यहां पे लिखो ये चीज, इस लाइन इस स्टेप में लिखी जाएगी जहां m इज इक्वल टू क्या है? 3q² प्लस 2q है। ऐसे आपको प्रूफ करना है, तो वो इस रूप का दिखेगा। ये बात समझ में आ गई? वो इस रूप का दिखेगा। ये बात क्लियर हो गई हो तो आगे चलते हैं और बताते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे और समझते हैं इन्होंने अब हमसे क्या कहा है।
इस बार ये लोग जो है हमसे बोल रहे हैं घन करना है। पहले आप लोगों ने स्क्वायर किया, अब ये लोग घन करने के लिए बोलेंगे। काम वही करना है, काम वही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी तक घन करते आए थे, अब स्क्वायर करेंगे, अभी तक स्क्वायर कर रहे थे, अब घन करेंगे और कुछ नहीं। तो इन्होंने पहले क्वेश्चन पढ़ लो किया क्या है। इस बार देखो 9m + 8 तक, मतलब 3 स्टेप प्रूफ करने हैं। पहले 2 करने थे, हम बेकार में 3 कर रहे थे, अब 3 स्टेप करने हैं। तो तीनों स्टेप को हम लोग अच्छे समझेंगे क्या करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 होता है। ये आपको समझाना है कैसे करना है। इन्होंने बोला है धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने कहा कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, यहीं पर डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है। देखो कैसे बताना। धनात्मक पूर्णांक a है जो किसके रूप में हो सकता है, जो किसके रूप में हो सकता है। हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए 9m + 1 9m + 8 चाहिए, ठीक है। जो कि हमारा, अब देखते जाना, हम लोगों को तो भाई एक लाइन से चलना होता है ना, हम लोगों को एक लाइन से चलना होता है, बीच बीच में नहीं कूदना होता है। लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि पहले यहाँ पे 0 लिया गया था, तो हम कहेंगे जो कि हमारा 3q का हो सकता है। अच्छा 9 है तो हम लोगों को 9 के रिस्पेक्ट में चलना चाहिए, ठीक है। तो 9 के रिस्पेक्ट में आप देखोगे 6 भी आ सकता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो आप चाहे तो 9 लेके कर सकते हो, या फिर आप 3 लेके भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि हमारा उसके टेबल में मिलता ही मिलता है। 3q + 1 भी हो सकता है और 3q + 2 भी हो सकता है। इतनी चीजें हमारे पास हो सकती हैं। अच्छा, जो कि इस रूप का हो सकता है, जो कि हमने यहां से पकड़ के लिया है। आप कहोगे सर यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, बट आप एक लाइन से चलो, 8 भी लोगे डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब इन चीजों को प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने कहा कि यदि अगर ऐसा है, तो इन्होंने कहा था यदि, अच्छा हम लोग बोलते हैं यदि a = 3q है, यदि a = क्या है 3q है, तो क्या कर सकते हैं, अब हमको घन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था जो भी संख्या है उस संख्या का घन वो इस रूप का होता है, ऐसा बोला था। तो घन करने पर जरा बताओ, घन किया तो a³ 3q का होल क्यूब आ गया। एक्चुअली में ये ऐसा है, ठीक है। तो a³ ये हो गया 3 3 9 9 3 27, कितना आ गया 27q³। बेटा आपको चाहिए 9m, ठीक है, तो आप यहां से 9 ले लो, 3q³ अंदर रहने दो, तो आप लिख सकते हो 9m, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर हम लिखेंगे जहां 3q³ जो है m = जो है वो 3q³ है, ठीक है। यहां पर m जो है वो 3q³ है, ठीक। अच्छा फिर से लिखो, यदि अगर मेरी संख्या हो 3q + 1 हो तो क्या होगा, तो फिर से घन करें, संख्या का घन चाहिए होता है। तो घन करने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, घन करने पर होगा a³ 3q + 1 का होल क्यूब। आपको a + b का होल क्यूब पता है, अगर नहीं पता है तो जरा ध्यान दो, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² और 3ab² होता है। स्टूडेंट्स जरा ओपन करके बताओ, क्या ऐसा लिख सकता हूं, a³ ये हो गया a का क्यूब मतलब 27q³ + b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 होता है, 3a² भी, तो 3 लिखो और a का मतलब a² का मतलब आ जाएगा 9, और वो कितना आ जाएगा 3a² मतलब 9 और b का कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 27q² और प्लस, अब क्या करना है 3ab² करना है। तो 3 लिखा और a से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9q आ गया, और फिर उसके बाद में b² का तो 1 ही होता है, तो हमारे पास में आ जाएगा 3 3 9q आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर बचा ही नहीं कुछ भी अब करने को। इन्होंने कहा था कि वो होता है 9m + 1 का होता है, तो देखो 1 जो है उसको अलग रख लो और बची हुई चीजें अलग ले लो,
प्लस 27q² प्लस 9q और प्लस 1। बेटा इतने में से 9 कॉमन ले लोगे तो आप कहोगे 3q³ प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। तो आप कहोगे सर ये 9m, ये जो चीज़ है वो m में बदल दी, तो आप यहाँ लिख देना आराम से। क्या लिख दोगे कि जहां पर m जो है वो 3q³ प्लस 3q² प्लस q है, ये लिखना है आपको। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहां लिखा था। एक और प्रूफ करके बता देते हैं। एक और प्रूफ में इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि 9m प्लस 8 लेना था ना हमको। अब चलो एक और क्यूब कर देते हैं और बता देते हैं क्या है। तो देखो हमने जो तीसरी संख्या मानी है पूर्णांक की, वो क्या है हमारे पास में, वो जो चीज है वो है a = 3q प्लस 2 है हमारे पास। इसके आगे तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास में जब यदि हमारे पास ये चीज है तो आपको यहाँ क्या करना होता है, तो घन करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि उसका घन रूप बताओ क्या होगा। तो घन करने पर स्टूडेंट घन कर दो बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने फॉर्मूला आपको लिख कर दिया ही है, इसको घन कर दो और बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगाना है, कुछ चेंज नहीं है, देखते जाओ। इस चीज की कोई जरूरत नहीं बची, नोट कर चुके होगे आप लोग। अब देखो क्या करना है, यहां पर a³ = 3q प्लस 2 का होल क्यूब आ जाएगा। तो a³ = 27q³ प्लस ये हो गया 8, और इसी का तो काम था हमें, देखो। ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा, 3a² आएगा, a³ प्लस b³ प्लस 3a² तो a² जब इसका करोगे तो आ जाएगा 9q², और 3 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 27q²। फिर 3ab² आता है, तो 3a कितना हो जाएगा, 3q है ना, 3 3 9q, और b² हो जाएगा 4। तो 9q को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आ जाएगा 36q। बेटा आपको ये चाहिए तो इसको बाहर रख लो और इससे छेड़छाड़ मत करो। तो जो बची हुई चीजें हैं 36q प्लस 8। ठीक है, अब इन चीजों में आपको क्या मिलेगा, 9 कॉमन मिलेगा, क्योंकि 9 हमें बनाना है। तो 9 कॉमन ले लो, 3q³ प्लस 3q² प्लस 9 कॉमन गया तो यहां बचेगा 9 4 जा 36 प्लस 8 तो हमें चाहिए ही था। तो ये क्या बन गया, 9m प्लस 8 बन गया, 9m प्लस 8 बन गया। मतलब हमारा जो a³ होगा वो इस फॉर्म का भी हो सकता है, इस रूप का भी हो सकता है। लिखना क्या है, लिखना यहां पर ये है, जहां m = 3q³ प्लस 3q² प्लस 4q है, ये बताना है आपको। जहां 3q³ प्लस 3q² प्लस 4q है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी कि कैसे बतानी है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, अगर वो इस रूप का होता है तो इस रूप में उसका घन मिलता है। वर्ग क्या मिलता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की जो एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से आपकी खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 ही थे इसमें, राइट? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही थे हमारे पास में। तो ये जो चीजें हैं आपकी यहाँ पे खत्म होती हैं। सेशन को भी हम लोग यहीं पर समाप्ति की तरफ बढ़ाएंगे। और स्टूडेंट्स जाते जाते सभी लोगों के लिए एक चीज बोलूंगा कि आप लोगों को अगर कोई भी चीज पसंद आती है इसमें तो आप लाइक जरूर किया करो सेशन को। कोई भी चीज आपके काम की मिलती है तो उसको दूसरों के साथ शेयर किया करो। ठीक है, साथ ही साथ ये जो सेशन है बहुत ही हेल्पफुल अगर आपके लिए होता है तो आप इसको जरूर शेयर करो और दूसरों तक ये मदद पहुंचाओ कि उनकी भी ये हेल्प हो सके, उनको भी घर बैठकर ये चीजें मिल सके, क्योंकि बाहर तो निकलना पॉसिबल है नहीं, कोरोना का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है ना। चलो अब चलते हैं, हम लोग समाप्ति करते हैं। स्टूडेंट्स जाते जाते ये बोलूंगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक, जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े थे, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज से हम लोगों ने ये चीज स्टार्ट कर दी है। इसकी प्रश्नावली 1.1 आज खत्म हो गई है। नेक्स्ट डे में आपको प्रश्नावली 2.2 मिलेगी। तो उसको पाने के लिए आप लोग इस A² अकेडमी की फैमिली में जुड़ जाओ, सब्सक्रिप्शन ले लो उसका। ठीक है, तो जितने भी आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके पास कंटिन्यू नोटिफिकेशंस आता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ ये भी जान लो कि आपको अगर हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना है तो आपको टेलीग्राम पर A² अकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हो, नहीं तो लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन यहीं पर। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।